आप सभी का मौर्य गुरु YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं अनुपम कुमार आपके लिए लेकर आया हूं KVS टीयर 1 के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसके 60 मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड हैं आपके नोटिफिकेशन में। यानी 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के पूछे जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन आप कैसे सही करेंगे, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या प्लानिंग होगी, वो सब मैं आपको समय के साथ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये डिफाइन कर दूं कि आपके एग्जाम में वो कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स कहीं मेंशन नहीं है टीयर 1 के लिए। तो सबसे पहले अगर आप इसका पुराना इतिहास देखेंगे, इसका रिकॉर्ड देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन अप टू क्लास 10th लेवल तक के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से पूछे जा सकते हैं। तो मैंने अनुमान लगाया, मैंने ये रिसर्च किया और मैंने पाया कि वो कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक्स मेंशन किए आपके लिए। आपको इससे बाहर नहीं जाना है, आपको इसी के अंदर रह करके पूरी मैथ्स की तैयारी करनी है। इस टॉपिक से बाहर पूछेगा ही नहीं वो, ठीक है। हाँ, जितने टॉपिक्स मैं यहाँ बता रहा हूँ हो सकता है इससे कम वो पूछ, लेकिन ज्यादा नहीं पूछेगा। तो टॉपिक्स कौन कौन से आपको ध्यान में रखने। तो सबसे पहला अगर टॉपिक की बात करें तो वह है नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, मेजरमेंट यूनिट, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआईएसआई, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एज, बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ज्योमेट्री, पैटर्न, डेटा हैंडलिंग, मेंसुरेशन। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इनमें से भी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट की बात करें तो नंबर सिस्टम आपका हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सीआईएसआई हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पर 3 नंबर, इन 60 मार्क्स का पेपर है। और जिसकी मैथ्स अच्छी हो गई, जिसका पेपर मैथ्स का अच्छा चला गया, तो उसके टीयर 1 क्वालिफाई करने के बहुत अधिक चांसेस बन जाएंगे। तो आपको मैथ्स पर विशेष ध्यान देना है और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग कहां से, नंबर सिस्टम से करेंगे। और नंबर सिस्टम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है तो वो मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम के अंदर जो सबसे पहले आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है भाई। क्लासिफिकेशन है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, इकाई अंक है, नंबर ऑफ जीरोज है, एडिशन फॉर्मूला, रिमाइंडर थ्योरम, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जातीय मान, स्थानीय मान, इनफाइनाइट सीरीज, रेकरिंग डिजिट, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, डिजिट्स एंड नंबर्स, ठीक है। डिजिट्स ऑफ नंबर नहीं, डिजिट्स एंड नंबर, अंक और संख्या, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स पर ध्यान देना है, किसके लिए, नंबर सिस्टम के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि 2 सवाल तो ये पूछ सकते हैं नंबर सिस्टम से अगर ओवरऑल देखा जाए तो चलिए मैं आज आपको नंबर सिस्टम से कुछ सवालों के प्रैक्टिस करवा प्रॉपर तरीके से। आप देखिए कि नंबर सिस्टम में क्या क्या सवाल वो पूछ सकते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाने के इनके चांसेस हैं, ठीक है ना। पहला सवाल आपके लिए, आप इसका आंसर सोचें। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। भाई आपके पास 4 ऑप्शन है, पूछे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले ये बताएं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। मैं अपरिमेय संख्या एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अपरिमेय संख्या यदि कभी भी वर्गमूल के अंदर आपको अभाज्य संख्या दिख जाए, प्राइम नंबर दिख जाए, तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये तो हो गई अपरिमेय संख्या होती क्या है। अब आप इसको ऑप्शंस को कैसे छांटेंगे, तो सबसे पहले आप बी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो भाई p/q के रूप में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये तो अपरिमेय नहीं हो सकता। क्या ये 0.4545 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.45 पर बार, और जब कभी भी 0.45 पे बार होता है इसकी वैल्यू होती है 45/99, ठीक है। तो जब 45/99, तो ये क्या हो गया, ये जो है आपका परिमेय संख्या हो गया। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ए और डी। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए ये इसकी वैल्यू निकालना कठिन होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करने से पहले आप डी ऑप्शन को देखें। और डी ऑप्शन में आप देखेंगे कि 0.121122 है। ये क्या है कि नॉन रिपीटिंग है, यानी बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जैसे 45 रिपीट हो रहा था सेम पैटर्न में, वैसे रिपीट नहीं हो रहा। तो ये रिपीट जब नहीं होता है ना, तो ये हमेशा क्या कहलाता है, ये हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाता है, ये हमेशा इरेशनल नंबर कहलाता है। मतलब डी इसका क्या हो गया, सही आंसर अपरिमेय संख्या। तो ए इसका अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी।
तो ये थी कहानी अपरिमेय संख्या की। आइए आगे देखते हैं अगले सवाल को। मैं आपको हर टॉपिक पर इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। अब कह रहे हैं कि 216 के विषम भाजकों का मान क्या है। 216 के विषम भाजकों का मान क्या है। भाजक का मतलब यहाँ पर है गुणनखंड। आप में से कई सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इस तरह के 7-8 क्वेश्चन जो है ये गुणनखंड पर वो पूछते हैं। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं 216 के विषम भाजकों का मान क्या होगा। विषम भाजकों का योग का मान क्या होगा, यानी योग निकालना है, योग का मान क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑड डिवाइजर। डिवाइजर्स मींस यहां पर फैक्टर्स। ठीक है, इसको फैक्टर्स भी कहते हैं। तो 216 के विषम भाजकों का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप 216 को ब्रेक करेंगे। 216 को ब्रेक करने का तरीका क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि सभी का योग, सभी गुणनखंडों का योग अगर पूछता, सभी के बारे में अगर पूछता, तब आप इसका आंसर क्या बताते। तब इसका आंसर आप बताते 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। ये कब यूज करना था आपको, जब आपसे सभी का पूछता। यदि आपसे वो, ये कहानी किसकी है, विषम की। अब आप इस सबको जोड़ लो तो इसका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27। 3 का स्क्वायर 9, ये कितने हो गए, 3 प्लस 1, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, 27 9 36 9 39 और 1 40। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, 40 होगा। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप देख लो। आगे बढ़ते सवाल नंबर 3। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। कह रहे 6 क्रमशः प्राकृतिक संख्याओं में यदि पहली 3 का योगफल 27 है तो अन्य 3 का योगफल ज्ञात करें। कह रहा है कि 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, अनंत। ठीक है, गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ध्यान रखना। और ये कभी भी पॉइंटों में नहीं होता, दशमलव में नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं कि 2.5 क्या ये नेचुरल नंबर है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि गिनती में कहीं आता है नहीं। अब जब भी काउंटिंग करें तो कहां से करेंगे, 1 2 3 4 से करेंगे। कभी भी ये डेसिमल में या फ्रैक्शन में ये देखने को नहीं मिलता हमें। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो कह रहा है 6 क्रमशः, क्रमशः का मतलब था लगातार, कंसेक्यूटिव नंबर्स। यदि कि यानी अगर मैं कहूं कि पहली प्राकृतिक संख्या x है तो दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, x प्लस 1, तीसरी क्या होगा, x प्लस 2, चौथी क्या होगा, x प्लस 3, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 5। तो ये हो गए 6 लगातार प्राकृतिक संख्याएं। मैंने पहली को मान लिया x और फिर 1 1 जोड़ते चले गए। यहां से कह रहे पहले 3 का योगफल दे रखा है, फर्स्ट 3 का योगफल दिया हुआ है। तो जब तीनों को आप जोड़ेंगे तो 1x 2x और ये 3x 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगा कितना, 8। ठीक है, x की वैल्यू जब 8 आ गया तो पहली प्राकृतिक संख्या 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12 और ये 13। ठीक है, तो पूछा आपसे अंत के 3, लास्ट के 3 का योगफल। तो 12 13 25 और 11 36, 36 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ए इसका सही आंसर होगा 36, 36। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। कह रहे 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। अब ये भाज्य संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं भाज्य संख्या, जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो।
अगर दो गुणनखंड है तो वो तो अभाज्य हो गया, और दो से अधिक है तो वो क्या हो गया, भाज्य। मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अब भाज्य संख्या कहते हैं। और जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 4। 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। तो आपसे कह रहा है 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या ना निकाल करके हम ऐसे सोचें कि 67 और 101 के बीच, कभी भी ये बीच लिखा रहे ना, के बीच, तो कहने का मतलब हुआ, अगर आप ऐसे समझो 67 से लेकर के 101 तक यानी के बीच बोला है, तो मतलब आप ये वाला और ये वाला नंबर को काउंट नहीं करेंगे। तो आप सबसे पहले 67 और 101 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है वो निकाल लें, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से, तो आप कहेंगे 67 तो नहीं लेना है क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पर है, 68 69 भी नहीं है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 71, 73, फिर 79, फिर 83, 83 के बाद 89 और फिर 97। टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6। टोटल 6 अभाज्य संख्या किसके किसके बीच, 67 और 101 के बीच। तो 6 अगर अभाज्य संख्या, तो जो बाकी बचे वो सारे क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या हो जाएंगे। तो पहले आप ये देखो कि 67 और 101 के बीच कितने नंबर हैं। तो आप क्या करेंगे, 101 माइनस 67, ठीक है। तो यहां पर ये होंगे कितना, 4, ये आ गए आपके पास 3, 34, ठीक है। अब 34 में से आप एक और माइनस कर दो क्योंकि आपको 101 भी नहीं लेना है, इसीलिए यहां पर कितने हो गए, 33 नंबर। 33 नंबर में भाज्य भी है और अभाज्य भी है। तो अभाज्य अपने पास कितने, 6 हैं। तो 33 में आप 6 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा कितना, 27, यानी 27 जो है इसका सही आंसर होगा। देखो सारे ऑप्शंस पास पास है, तो बहुत ही आपको सावधानी से काम करना है, ठीक है। एक चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है x, y और z अभाज्य संख्याएं हैं तथा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38 है। x का अधिकतम मान क्या है, x का अधिकतम मान आपको बताना है। तो यहां पर अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें एक से और स्वयं से भाग जाता हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो और वो भी कैसा हो, अलग अलग हो। दो गुणनखंड हो और अलग अलग हो, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स एंड दैट शुड बी डिफरेंट, ठीक है। ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं यहां पर। तो सबसे पहले है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38, ठीक है। और तीनों अभाज्य संख्या है आपके पास x, y और z। आप इसको ऐसे समझेंगे कि अभाज्य संख्या जितने भी होते हैं, सिर्फ दो को छोड़ करके सारे के सारे क्या होते हैं, विषम होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, विषम होते हैं। जितने भी आप देखेंगे सारे विषम अभाज्य संख्या होंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अगर 3 अंकों का, 3 नंबरों का या 3 संख्याओं का योग अगर 38 है, तो ये बात तो तय है कि एक जो है इसमें से, अब एक जो है इसमें से ऐसा संख्या होगा जो क्या होगा, सम होगा। क्योंकि अगर आप दो को विषम लेते हैं, ठीक है, दो अगर विषम है तो दो विषम जोड़ने पर क्या मिलेगा, आपको सम मिलेगा। तो सम के साथ जब तक सम नहीं जोड़ेंगे, सम संख्या नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपको सम संख्या नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि ये दोनों ऑड नंबर अगर है तो ये एक इवन होना अनिवार्य है। इन तीनों में से एक का मान क्या होना चाहिए, दो तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 38 है, x का अधिकतम मान बताना है। तो x का अधिकतम मान बताने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए इसका मान सबसे कम होना चाहिए। इसका मान सबसे कम होगा, इसका मतलब जेड की जो वैल्यू है, एक तो हम ले लेंगे 2, जेड की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 2। 2 तो लेना ही है कंपलसरी, तभी तो लास्ट में इवन संख्या आएगा, यानी कि आपके पास सम संख्या आएगा।
तो अगर z का मान 2 ले लिया, ठीक है, तो 2 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 3 होती है। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। अगर 38 में 5 घटाएंगे 33 आएगा। 33 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, तो आप 3 ले नहीं सकते। फिर क्या ले सकते हैं आप, 5 ले सकते हैं। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। 38 में 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 31, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 31। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे निम्न में से कौन सी जोड़ी जुड़वा अभाज्य की एक जोड़ी नहीं है। अब ये जुड़वा अभाज्य क्या होता है, ट्विन प्राइम्स कहते हैं। दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर यदि 2 हो तो वो क्या कहलाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है, या युग्म अभाज्य संख्या भी कहते हैं इसको, या फिर ट्विन प्राइम भी कहते हैं। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूं कि 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, 41 और 43, 71 और 73, तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं कितने का, 2 का, तो ये सारे क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो है ही आपस में, लेकिन दोनों के बीच का अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, उसे कहते हैं ट्विन प्राइम, जुड़वा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर कौन सी एक जोड़ी जो है जुड़वा अभाज्य संख्या की नहीं है। तो भाई 71 और 73 ये तो जुड़वा अभाज्य संख्या बिल्कुल है, क्यों 71 73 है। 11 और 13 ये भी आपका क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, अब रही बात इन दोनों की। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे ना तो 133 में 19 से भाग जाता है, इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो जब ये अभाज्य संख्या नहीं है तो ये ट्विन प्राइम तो हो ही नहीं सकता, ये ट्विन प्राइम कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जबकि 191 और 193 ये दोनों क्या है, ट्विन प्राइम है, दोनों अभाज्य संख्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। तो याद हो गया होगा आपको कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, दो अभाज्य संख्याओं के बीच कितने का अंतर, 2 का अंतर। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से आपको सीखने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको जो बेसिक चीजें वो सीखनी है। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो ये 999 का कोर्स है, और उसमें मैंने सारी चीजें बिल्कुल डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई है, एक एक चीज क्लियर की है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप परचेस कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे जाके, डाउनलोड द ऐप मॉरिवू। ठीक है, आइए कह रहा है कि केवल 4 एक अंक की अभाज्य संख्याएं, केवल 4 एक अंक की अभाज्य संख्याएं, ऐसा है क्या। तो पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 और फिर 7, यही है एक अंक वाले अभाज्य संख्या। तो केवल 4 एक अंक की अभाज्य संख्या, बिल्कुल ये कथन तो सही है। ठीक है, कह रहे अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं हो सकती, बिल्कुल हो सकती, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अभाज्य संख्या हो सकती, अभाज्य संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, जब तक 2 गुणनखंड नहीं होंगे तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, और 2 से अगर अधिक हो गया तो फिर वो क्या हो जाएंगे, आपके भाज्य संख्या हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है क्या, नहीं होती है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि 2 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इसका गलत है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके लिए आपको सारे नंबर्स की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, यानी कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या।
अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हैं, सपोज दैट मैंने एक नंबर ले लिया 15 और एक नंबर मैंने ले लिया 32, ठीक है। तो 15 के कौन कौन से फैक्टर है? 15 में आप किस किस से भाग दे सकते हो? 1 से, 3 से, 5 से और 15 से, ठीक है। 32 में किससे भाग जाएगा? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से और 32 से, ठीक है। आप कोई भी दो संख्याएं ले सकते हैं और ध्यान ये रखना है कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन गुणनखंड है या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो होना चाहिए एक। देखो भाई यहां पर दोनों में कॉमन क्या है? एक, ये 3, 5, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है? एक कॉमन है। एक के अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब 15 और 32 क्या है? से अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 32 और 44 क्या ये सहभाज्य संख्या है क्या? आप पाएंगे एक से दोनों में तो भाग जा ही रहा है, साथ ही साथ दो से भी दोनों में भाग जा रहा है। एक के अलावा इन दोनों का जो कॉमन फ्रेंड है, जो म्यूचुअल फ्रेंड है, वो क्या है? दो भी तो है, दो से दोनों में मतलब ये आपका अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता। तो सहअभाज्य संख्या के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए इसके अलावा। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि 196 और 343 क्या ये दोनों सहअभाज्य संख्या है क्या? तो आप पाएंगे भाई 7 से भी भाग जाता है इसमें, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 से इसमें भी भाग जाता है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। आगे ये 228 और 247 अगर आप देखेंगे इसमें तो क्या ये 19 से भाग जा रहा है? लग तो रहा है 19 से कम 19, फिर 19 दूनी 38, 19 से भी जा रहा है, 19 से भी जा रहा है भाई, दोनों में भाग, तो मतलब ये भी हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है। एक से तो भाग जाएगा, एक से दुनिया के हर नंबर में भाग जाता है, लेकिन एक के अलावा यहाँ पर 19 से भी भाग जा रहा है। फिर आप यहाँ पर देखिए 161 और 192 क्या इसमें जाएगा क्या? लेकिन उससे पहले मैं इसको देख लेता हूँ, 156 और 234, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें भी दो से भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। एक से तो दोनों में भाग जाता ही है, लेकिन दो से ही भाग जा रहा है, मतलब ये भी हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है। जब ये तीनों नहीं है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है वो क्या है? एक सहभाज्य संख्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सहभाज्य संख्या का मतलब हो गया एक के अलावा दोनों में किसी और से भाग नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आइए मूव करते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक अभाज्य संख्या है, दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है। कौन सा कथन सत्य है? भाई एक अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखना। क्यों नहीं है? आप कहेंगे सर एक में एक से तो भाग जाता ही है और एक में स्वयं से ही भाग जाता है, तो एक का स्वयं तो एक ही हुआ, कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन याद रखना इसके दो गुणनखंड होने चाहिए, अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होने चाहिए और वो भी अलग अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? दोनों सेम फैक्टर है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। फिर कह रहे संख्या दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम है क्या? बिल्कुल ये सत्य बात है, सिर्फ और सिर्फ दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, बाकी सारे के सारे क्या है? विषम अभाज्य संख्या है, यानी कि ऑड प्राइम है। 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्याएं है क्या? ये आप चेक करें 1 और 20 के बीच, तो आप कह सकते 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 3, 3, 6 और 2 8। कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 20 के बीच में 8 है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 7 ही है, ठीक है। यदि संख्या x अभाज्य है तो संख्या x+1 हमेशा भाज्य होगा क्या? तो आप ऐसे सोचो, आप कोई सी भी अभाज्य संख्या लेंगे दो को छोड़ करके, अगर मान लो 3 ले तो 3 + 1 क्या हो गया? 4 हो गया, तो ये क्या बन गया? हमारा सम बन गया। तो कह रहा है सम क्या मतलब? भाज्य हो गया, ठीक है। तो आप कोई सी प्राइम नंबर लेंगे दो को छोड़ करके, अगर आप उसमें एक जोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा?
भाज्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 लेते हैं, सपोज दैट 2 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और जो क्या है अभाज्य संख्या है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 2 आ रहा है इसमें। तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो गया, बी हो गया। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सही है। जरा सोचे और इसका सही आंसर देने का एक बार प्रयास करें। कह रहा है इसमें कि यदि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या। तो भाई आप इसको ऐसे समझो, जो नंबर होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, आप इसको 2 भागों में बांट दें। एक होता है हमारा रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और इसको हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या, वास्तविक और काल्पनिक। जब आप इन दोनों नंबरों को मिला देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कब बनता है, जब आप रियल प्लस इमेजिनरी कर देते हैं, तब क्या बनता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल भी शामिल है और इमेजिनरी भी शामिल है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि संख्याओं का सबसे बड़ा समूह क्या होगा, तो आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या के सारे नंबर आ सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि सभी वास्तविक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, यानी सम्मिश्र हो सकता है, लेकिन सभी सम्मिश्र संख्या वास्तविक नहीं हो सकता, क्योंकि सम्मिश्र में काल्पनिक भी तो आता है। ठीक है, तो वही यहां कह रहा है कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, क्योंकि सम्मिश्र में क्या आता है, काल्पनिक भी आता है। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है क्या, प्रत्येक पूर्णांक, सारे सारे इंटीजर्स एक प्राकृत संख्या है क्या। अब आप 3 चीज समझेंगे। अगर मैं एक नंबर लाइन लेता हूं, ये 0 है, ये 1 2 3 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। इधर चलेंगे -1 -2 -3 से लेके कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। अगर आप 1 से अनंत तक जाते हैं, तो 1 से अनंत तक ये सारे संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। 1 से लेकर के अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृत होती हैं। यदि आप इसमें 0 को भी शामिल कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण में 0 से लेकर के अनंत तक। यदि आप माइनस वाले को भी इंक्लूड कर दें, ठीक है, अगर माइनस वाले को भी आप इंक्लूड कर दें, तो ये क्या बन जाता है, पूर्णांक, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो पूर्णांक के अंदर निगेटिव, 0, पॉजिटिव सब आते हैं, और प्राकृत संख्या के अंदर सिर्फ पॉजिटिव आता है, वो भी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो आपसे कह रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या हो सकती है क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक के अंदर क्या आता है, माइनस भी आता है। प्लस तो आता ही है, लेकिन माइनस भी आता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र के रूप में लिखा जा सकता है क्या, प्रत्येक वास्तविक को, हर एक वास्तविक को, बिल्कुल जितने भी वास्तविक है इन सबको आप सम्मिश्र के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, अगर मान लो आप कोई भी एक वास्तविक संख्या 5 मानते हो, ये एक वास्तविक संख्या रियल नंबर है, अगर इसको सम्मिश्र बनाना है तो हम इसमें लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा, 5 + 0 आयोटा। अब ये क्या बन गया, सम्मिश्र बन गया, यानी आप हर एक रियल नंबर को सम्मिश्र में बदल सकते हैं। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, परिमेय अपरिमेय सब कुछ आ जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि 3.5, तो 3.5 हमारा रियल नंबर तो है, क्योंकि इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसको आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये आपका संख्या रेखा है, आप इस पर दर्शा सकते हैं। लेकिन पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा कंप्लीट संख्या। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है क्या, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्णांक नहीं होती। स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी।
प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे, वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब ये जातीय मान और स्थानीय मान, इसका नॉलेज आप में सबको होगा। ठीक है, ये आसान सवाल है। 6 के स्थानीय मान 6 यहाँ पर है, 6 के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 6 पर 3 जीरो यानी 6000 इसका क्या हो गया? स्थानीय मान। अंकीय मान या जातीय मान भी कहते हैं इसको, तो वही हो जाएगा 6 का 6 हो जाएगा, 6000 में 6 घटाएंगे 5994 इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 71624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 70000 इसका ए आंसर हो जाए। बहुत इजी है स्थानीय मान निकालना, आराम से आप बता सकते हैं इसका आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग मजेदार सवाल आपके लिए, कह रहा है 10 फैक्टोरियल के सैकड़े के स्थानीय मान का अंक क्या है? 10 फैक्टोरियल के सैकड़े के स्थानीय मान का अंक क्या है? तो भाई 10 फैक्टोरियल होता क्या है, पहले आप ये फैक्टोरियल भी समझते चले। मैं आपको सवालों के साथ कुछ बेसिक चीजें भी बताते चलूंगा ताकि आपको किसी तरह कोई समस्या या प्रॉब्लम ना हो। बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको बिल्कुल डिटेल्स में डीप में पढ़ना है, सारी चीज जाननी है एक एक करके, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए मॉर्गू, वहां पे सारे डेमो वीडियोस और सब कुछ वहां डले हुए हैं, आप आराम से देख करके कोर्स परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है। 10 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 और 1। ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से लेकर के 10 तक का मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया आपके 10 फैक्टोरियल। कह रहा है कि सैकड़े के स्थानीय मान, तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे सिंपल अप्रोच है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप ऐसे सोचो कि हमारे पास एक 10 तो यहाँ पर है, 10 इंटू, अगर इस 5 को 2 से गुना कर दे तो क्या यहाँ से भी हमें 10 मिलेगा? 10 इंटू 10 कितने आ गए? 100 आ गए। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर बचा 9 8 7 6 4 और 3 और 1। ठीक है, अब आप क्या करें, इन सबको मल्टीप्लाई करके इकाई अंक ढूंढो। अगर मैं आपसे कहूं कि 378 इंटू 100 करने पर आप कहेंगे सर ये 378 और लास्ट में 2 जीरो आएगा, तो क्या हमें लास्ट के 3 अंक पता चल रहे हैं? लास्ट के 3 डिजिट पता चल गया। या अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि भाई मैं इसका इकाई अंक ही ले लेता हूं सिर्फ और सिर्फ 8, और इसको मैं 100 ले लेता हूं, 8 इंटू 100 कर देता हूं, क्या तभी मुझे लास्ट में 3 डिजिट 800 ही प्राप्त होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर वही सीन है, आप पूरे को मल्टीप्लाई ना करें, आप इकाई अंक पता करें। कैसे? 9 8 72 का 2, 2 गुना 7 14 का 4, 4 गुना 6 24 का 4, 4 चुके 16 का 6, 6 ते 18 का 8, 8 एकम 8, इकाई अंक 8 आ गया। 8 इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 800 हो जाएगा। मतलब सैकड़े के स्थान पर कौन सा डिजिट आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8, जो आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आप इस 0 को 8 बना दो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 8। ठीक है, इसका राइट आंसर 8। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कह रहा रामू को 1 और 1000 के बीच की संख्याओं की सूची का चयन करना था। सूची का चयन करना था जो 2 और 7 दोनों से विभाजित। ऐसी कितनी संख्याएं? 2 और 7 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, ऐसी कितनी संख्याएं? तो आप यहां पर कहेंगे, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 2 और 7 दोनों से भाग जाने का मतलब है वो संख्या 14 से भी भाग जाएगा, 14 से भी जाएगा। तो आपको सबसे पहली संख्या, अगर 1 से 1000 तक की बात कर रहे हो, तो आपको सबसे पहली संख्या बता देनी है कि जो सबसे पहली संख्या 14 से भाग जाएगा वो क्या होगा? 14। 14 के बाद क्या होगा? 28। इस तरह से चलता रहेगा। और आखिरी जो संख्या होगी 1000 में, अगर आप 14 से भाग दो, 14 से 98 बचा 2 20, यानी कि 900
94। अंतिम संख्या क्या होगा 994। इसमें आप 14 से भाग दो, ठीक है। 14 से 98, 1 14, ठीक है। पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये हमारे पास ना एक सीरीज बन गया। किसका बन गया? एपी का, यानी समानांतर श्रेणी का एक सीरीज बन गया एपी का। तो अगर आपसे कभी भी एक एपी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अंतिम पद, ये क्या है आपका अंतिम पद है, लास्ट टर्म, अंतिम पद। ए आपका प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। एन क्या है? पदों की संख्या। और डी क्या है? अंतर, सार्वंतर। यहां से हमें ये पदों की संख्या निकालनी, एन निकालनी, कितनी संख्या है। तो अंतिम पद कितना है आपके पास? 994 बराबर ए का मान कितना है? 14 है, प्लस एन माइनस वन, ये तो आपको निकालना ही है, और इंटू क्या कर देंगे? डी। अच्छा, डी कितना आएगा भाई? अगर ये 14 के पहाड़े आप पढ़ेंगे तो अंतर तो 14 का ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें 14 घटाओ, तो ये हो जाएंगे 980, और 980 में फिर 14 से भाग दे दो, और इधर हो जाएगा n माइनस वन। तो यहाँ से n की वैल्यू 14 सत्ते 98, 70, और प्लस से कितने हो जाएंगे? 71। पदों की संख्या कितनी हो गई? 71, 71, यानी 20 का क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पर। आइए मूव करते, मैं आपको सवालों के अंदर जितने भी छोटे छोटे टर्म्स होंगे उसको मैं क्लियर करते चलूंगा, ताकि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक थ्रू आउट रिविजन हो जाएगा, और आपके साथ हम एग्जाम के अंतिम दिन तक बने रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कह रहा है सवाल नंबर 15 में, यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है, और 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या n है, तो m माइनस n किसके बराबर है? तो आपको मैं बता दूं कि अभाज्य संख्याओं केस में 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 15। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। ये अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक में अगर आप गिनती करेंगे अभाज्य संख्याओं की तो 15 आएगा। 1 से 100 तक में कितनी आती है? 25। अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए 1 से लेकर के 200 तक में कितनी आती है, तो आप कहेंगे 46। 1 से लेकर के 500 तक में कितनी आती है? 95। और कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 से 1000 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है, तो आप कहेंगे 168, 168, ठीक है। तो आपसे कह रहा है यहाँ पर, सिंपल है सवाल, 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? m। तो 0 और 50 के बीच तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 15, ठीक है। और कह रहे हैं 50 और 100 के बीच, तो भाई देखो 1 से 100 तक जाएंगे तो 25, और 50 तक में कितना आ गया? 15 आ गया। तो जो n है, क्या n की वैल्यू 10 हो जाएगी क्या? तभी तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 25, जो 1 से 100 तक हो जाएगा। तो n की वैल्यू 10 हो गया। तो पूछा m माइनस n किसके बराबर? इन दोनों का अंतर पूछा। 15 में 10 घटा दो, 15 में 10 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी फॉर बॉम्बे। अब ये कह रहे हैं संख्या में 5 का स्थानीय मान, तो बहुत सिंपल है। 5 का स्थानीय मान कई बार ये पावर में आपसे पूछ सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड होना है। मतलब मैं हर तरह के सवाल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत कठिन सवाल भी आपसे नहीं पूछेगा, मॉडरेट रहेगा, लेकिन मॉडरेट में भी हो सकता है कुछ ट्रिकी अंदाज में भी आपसे सवाल कर ले। तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान कह रहा है, तो 5 के बाद देखो 2, 2 4, 2 6 और 1 7, 7 0, तो 5 इंटू 10 की पावर 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गिनती अच्छे से कर लेना, 5 का 2 4 2 6 7 है, तो 10 की पावर 7 इसका आंसर हो जाएगा। आपसे कह रहे हैं 3 अभाज्य संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 30 अधिक है, तो उनमें से एक संख्या क्या होगा? तो इसको मैंने पहले भी आपको समझाया है, आप खुद से भी कर सकते हैं, थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में। तो मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में बता दूं कि अगर कभी भी 3 अभाज्य संख्याओं का योग 90 है, तो याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, योग अगर ये सम संख्याएं इवन नंबर है, एक जो नंबर होगा, एक संख्या जो होगा वो डेफिनेटली 2 होगा। वो क्या होगा? डेफिनेटली 2 होगा। ये आप दिमाग में बिठा लो। अब अपने पास दो बचे हैं, y और
z बचा है। तो 90 में अगर 2 घटा दोगे तो बचा कितना, 88। ठीक है, अब इन दोनों के बीच अंतर कह रहा है, अंतर कितने का है, दोनों के बीच 30 का है ना। तो इसको सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका ये है कि आप इस 88 में सबसे पहले 30 घटाओ। 30 घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 58। अब आप क्या करो, 58 का आधा कर दो। 58 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 29 हो जाएगा। 58 का आधा कितना हो गया, 29। अब देखो आपके पास एक संख्या 2 है, दूसरी संख्या हमने मान ली कितनी, 29। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, कह रहा है दूसरी और तीसरी के बीच अंतर कितने का, 30 का। अगर ये 29 है, इसमें 30 जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। क्या ये तीनों अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल है। तो निकालने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है कि आप पहले 2 ले लो, 88 आ गया, 30 माइनस करो 58, इसका आधा कर दो, इसका क्या कर दो आप, हाफ कर दो, तो 29 और 2 29 और 59। तो आपसे पूछा कि उनमें से एक संख्या क्या, 41 हो नहीं सकता, 47 हो नहीं सकता, 67 हो नहीं सकता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी जो इसका करेक्ट आंसर। चलिए आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। छह के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का अंतर है। 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 6000, और 4 का कितना हो गया, 400। 6000 में आप 400 घटा दो, 6000 में 400 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5600 हो जाएगा। 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, अब ये 10 इकाई 10 दाई प्लस 10,000, ये प्लेस वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 10 इकाई का मतलब हो गया 10 इंटू 1, टेंशन नहीं लेना, 10 वैल्यू आ गया। 10 दाई का मतलब हो गया 10 दाई, 10 इंटू 10 कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास कितना, ठीक है। 10,000 बोला, 10,000, 10 इंटू आप क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास कितना, 10,000। ठीक है, अब आप इन तीनों को जोड़ दो, तो 10,000 तो ये हो गए आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास 100 हो गए, फिर आपके पास 10 हो गए, तो ये आ गया आपके पास कितना, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, 10,110। ठीक है, फिर से एक कथन वाले क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना, सही कौन सा है। 3 विषम संख्याओं गुणनफल सम संख्या है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें और बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं गुणनफल सम संख्या है क्या, कोई भी 3 विषम संख्या ले ले आप, मेरा मन है 3 ले ले, 5 ले ले और 7 ले ले, ठीक है। तो क्या गुणनफल सम संख्या है क्या, तो आप कहेंगे 5 से 15 से 105, नहीं, ये तो क्या आ रहा है हमारा विषम आ रहा है। कह रहे एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है क्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर। भाई अगर मान लो आप लेते हो 58 एक सम संख्या, और आप लेते हो कोई सी भी एक विषम संख्या, आपके मन में जो आ जाए, 41 आ जाए, तो 58 में 41 घटाएंगे आप तो कितना आएगा, ये 17। तो 17 क्या हमारा सम संख्या है क्या, नहीं है ना, ठीक है। दूसरा कह रहा है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है क्या, ये आंसर सत्य हो सकता है। आगे देखो, 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देखो भाई, ये पहला वाला तो गलत हो गया ना, कि तीनों का योग गुणनफल कितना आना चाहिए, विषम आना चाहिए। फिर दूसरे में कह रहे हैं एक सम संख्या और एक विषम संख्या, तो ये क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। ये वाला 3 विषम संख्याओं का योगफल, अगर आप 3 + 5 + 7 ले ले, तो 7 5 12 3 15, ये हमेशा क्या देगा, विषम देगा, ठीक है, सम कभी भी नहीं देगा 3 का। ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अभी अभी आपने किया भी तो था अभाज्य संख्या के अंदर, मैंने कहा भी था कि अगर 3 संख्याओं का योग अगर 90 है तो उसमें से एक सम संख्या होना अनिवार्य है, अगर 2 विषम है एक सम का होना अनिवार्य है। कह रहे 2 विषम संख्या, कोई भी 2 विषम संख्या आप ले लो, आपका मन है 3 + 5 ले ले, और एक सम संख्या कोई सी भी ले लो 8 ले लो, देखो क्या आता है, तो 5 3 8 8 16, क्या आ गया अपना सम आ गया, मतलब ये क्या हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है,
आए। सवाल नंबर 21। ये आपकी बेसिक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस है। कह रहे 25 प्लस, तो इसको आप कैसे लिखेंगे 25, फिर 3/100 है, 3/100 का मतलब गया 0.03 हो गया। फिर बोला है 4/1000, तो ये होगा 0.004 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जोड़ना ही तो है। 43052 25.034, 25.034 इसका आंसर आ जाएगा, यानी सी। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सवाल। कह रहे हैं 7 के स्थानीय मानों का अंतर। अब एक और ये डेसिमल वाला, ठीक है, तो डेसिमल वाले केस में याद रखना, इधर वाला तो आपको मालूम ही है, इधर वाला देखो पॉइंटों को उधर, अगर ये लिखा हुआ है 0.271, तो अगर 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये होगा 0.2, 7 का स्थानीय मान होगा 0.07, 1 का स्थानीय मान होगा 0.00। ठीक है, यह स्थानीय मान निकालने का तरीका है। तो आपसे कह रहा है 2 बार 7 आ रहा है, एक बार तो इधर की तरफ आ रहा है, इधर मतलब हो गया 700, इधर कितना हो गया 700, और दूसरी तरफ कह रहा है 7 कहां पर है, यहां पर है, यानी कि 0.07। ठीक है ना, 0.07, ये आ गए 3, ये आ गए 9, ये आ गया 9, 9 और 6, 699.93, इसका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव वाले भी ध्यान रखना, कई बार तो अभी तक तो मान लो कि पूरी पूरी जो संख्या होती थी, कंप्लीट नंबर होता तो उसके आपसे स्थानीय मान और जातीय मान पूछते थे, लेकिन अब डेसिमल के बारे में ही पूछ सकते हैं आपसे। ये फटाफट से आप लोग भी जवाब दें, कमेंट करें। कह रहे √144, √144 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये 12 होता है, 248 प्लस √, ये अगर 12 है इसका मान पूरे का, तो 12 और 52 कितने हो गए, 64 हो गए। ठीक है, अब बताइए 64, √64 की वैल्यू, √64 की वैल्यू कितनी हो गई 8 प्लस 248। ठीक है, 248 प्लस 8 कितने हो गए √256, 256। तो ये आपको याद होना चाहिए, 256 का वर्गमूल करने पर क्या आता है 16 आता है, इसका 16 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप सब लोग थोड़ा सा वर्गमूल, पहाड़े, घनमूल, इन सब पर थोड़ा थोड़ा कमांड कर लेंगे, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा। अब इकाई अंक की बात करें, इकाई अंक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस की अगर हम बात करें तो। इकाई अंक, विभाज्यता की जांच, इन सब पर बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करना है। तो इकाई अंक यहां पर कैसे निकालेंगे, 5 की पावर 41 है इंटू 7 की पावर 69 है इंटू 3 की पावर 57 है। ठीक है, यहां पर आपको इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने का मतलब ये है यहाँ पर कि पावर को 4 से भाग देना होता है। ठीक है, हालांकि 5 के केस में 5 की पावर में कुछ भी होगा तो इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। यहाँ पर 69 है, 69 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, और शेष 1 बचने का मतलब 7 की पावर 1, इसका इकाई अंक कितना आएगा 7 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 57 है, 57 है, 57 में आप 4 से भाग दोगे, शेष क्या बचेगा 3 बचेगा, और सॉरी 57 में 4 से भाग देंगे 14 चौके 56 होता है, शेष क्या बचेगा 1 बचेगा, 3 की पावर 1 क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो अब आप इस सबको गुना कर दो, गुना करने पर क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। ठीक है, 5 के साथ अगर सारे विषम संख्या होना तो 5 आएगा, और 5 के साथ कोई भी सम संख्या दिख जाए तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है, बट यहाँ 7 × 5 = 35 का 5, और 5 × 1 = 15 का 5 आ गया, इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया। आप इसको डायरेक्टली ऐसे सोच सकते थे कि ये 5 दिख रहा है हमें, ये विषम संख्या है और ये विषम संख्या, दोनों विषम संख्या ना, हम डायरेक्ट आंसर 5 टिक कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर इसी सवाल में मान लो यहाँ पर होता 2 की पावर 118, ठीक है, एक और आता, तब हम लोग क्या करते, 5 है, एक सम संख्या दिख गया, उसका आंसर 0 हो जाता, फिर हमें इनसे कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो इकाई अंक वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने सिखाया, उस वीडियोस में आप जाकर देखेंगे, अगर आपने ऐप डाउनलोड किया तो मैंने वहां पर बेसिक से सारी चीजें समझाई है, इकाई अंक निकालने का तरीका।
प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है? अभी माध्यिका निकालते कैसे हैं? पहले तो हम 10 अभाज्य संख्या लिखेंगे। अभाज्य संख्या होती क्या है? प्रथम 10, तो आपका एक 2 होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 31, कितने हो गए? 3 3 6 2 8 और 2 10, यहीं तक रुक जाना है ना। 3 3 6 2 8 और 2 10, ठीक है ना। माध्यिका पूछे, माध्यिका का मतलब ये हो गया यानी बीच की वैल्यू। तो यहां पर आप देखिए 4 इधर छोड़ दो आप, और 2 और 2 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दिया, ठीक है, 8 खत्म। बचे हैं भाई साहब ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब हो गया 11 और 13। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 11 और 13, तो 11 और 13 कितने होते हैं? 24, और 24 का आधा कर देंगे, 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। सॉरी, ये इकाई अंक निकालना है। तो मैंने कहा ये 5 दिख रहा है आपको, 5 के साथ विषम सम संख्या है क्या? बिल्कुल सम संख्या है। तो 5 के साथ कोई भी सम संख्या हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। टाइम खराब ना करें इसमें, इसका आंसर हो जाएगा 0। इसको देखिए, यहाँ पर करें 1.2x बराबर 0.3y हो, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले आप ना यहाँ से x बाय वाई की वैल्यू निकालिए। कैसे निकलेगा? 0.3 अपॉन 1.2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 1/4, यानी x का मान 1 और y का मान कितना? 4, ठीक है। तो y की जगह 4 रखो, 4 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 1 करने पर ऊपर में 3 और नीचे में 4 और 1 कितने हो गए? 5। 3/5 का मतलब क्या हो गया? 0.6। 0.6 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 ऐसे बने रहे, आपको मैं सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस के, सारे चैप्टर्स का। अब ये कह रहा है 0.125 है, इसके पावर में 2/3 है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले 125/1000 आप लिख लो, ठीक है। और पूरे की पावर कितना है? 2/3 है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या 125 को हम लोग 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। तो ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 5/10 की पावर में क्या लिखा हुआ है? 3, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा, और ये आ गया तो ये आ जाएगा, लेकिन सबके ऊपर कितना है? 2/3 और है, ठीक है। तो इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब बचा अपने पास 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। 25/100, 25/100 का मतलब 0.25। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इकाई अंक निकालना है आपको इसमें। अब इसमें इकाइयां कह रहे हैं 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15 की पावर 5, 16 की पावर 6। यहाँ 16 की पावर क्या होगा? 6 हो जाएगा। अब सबका इकाई अंक निकालना है भाई। 1 की पावर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। 2 की पावर 2 है, ये 2 दिख रहा है, इसकी पावर में 2, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। फिर 3 है, 3 की पावर 3 है, 3 तिया 9 तिया 27, 27 से क्या लेंगे? 7, प्लस 4 की पावर 4 है, इकाई अंक क्या आएगा? 6। 5 की पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक क्या आएगा? 5, और 6 की पावर कुछ भी होगा तो इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। 5 और 6 के केस में याद रखना, 5 की पावर में दुनिया कोई भी नंबर होगा इकाई अंक 5 आएगा, और 6 के केस में दुनिया कोई भी नंबर होगा इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो अब आप इन सबको जोड़ लो फटाफट से। 4 1 5 7 5 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 और 6 29, 29 का इकाई अंक क्या आ गया? 9। यानी इसका सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आइए मूव करते हैं अगले सवाल पर। अब कह रहे संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्या का योग क्या होगा? विषम संख्या का योग, संख्या 1 से लेकर के कहां तक? 40 तक। तो आपको मैं बता दूं
कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए प्रथम एन सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम यानी इवन नंबर, प्रथम एन सम संख्याओं का योग, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, प्रथम कहां से, स्टार्टिंग से लेकर के। ठीक है, एक फॉर्मूला तो याद रखना है, और दूसरा याद रखना है प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर। तो यहां पर कह रहे 1 से 40 तक कितनी विषम संख्या होगी, तो हम सब जानते हैं 1 से 40 तक में 20 तो सम संख्या होगा और 20 विषम संख्या होगा। तो 1 से 40 तक में 20 हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। इसका आंसर हो गया 400, 1 से 40 तक। ठीक है, 1 से काउंट करना है। चलिए इसको आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, इसको बनाइए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 69 और शेषफल 0 बचता है, यदि उसी संख्या को 67 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0। तो क्या हम ये संख्या बता सकते, क्या संख्या हमारे पास 68 इंटू 269 और प्लस 0 होगा। संख्या क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाजक याद रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहां से हमें ये संख्या मिल गया। ठीक है, तो संख्या अपने पास आ गया 68 इंटू 269। अब कह रहे हैं आपसे इसको डिवाइड करना है, उसी संख्या को 67 से भाग देना है। तो भाग देने पर परिणाम या शेषफल क्या बचेगा, तो बहुत आसान है। कैसे, 68 में जब 67 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपके पास शेषफल क्या बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। 68 में 67 से भाग जाएगा, शेष क्या बचेगा, 1। और 269 में अगर 67 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 4 बार में 268 होगा, तो यहाँ पर भी शेषफल क्या बचेगा, प्लस का 1। तो ये गुना में है ना दोनों, तो 1 गुना 1, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो बहुत ही आसान सवाल था ये, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है ना, तो मैं आपको शेषफल प्रमेय में सिखाऊंगा कि कैसे इस तरह का मान निकालना। अगर आपने एप्लीकेशन पे अगर जाओगे आप, तो वहां पे आपको हमारा रिमाइंडर थ्योरम का पूरा डिटेल्स में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 67 से भाग देना, सिंपली 1 मिलेगा, और यहाँ पर भी 1 मिलेगा, तो शेषफल क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। आइए अब हम चलते हैं 32 नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर सवाल क्या कहता है आपसे, कह रहे यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं है। तो भाई कभी भी इस तरह कोई प्रश्न आ जाए तो आप ये देखो कि 5 और 3 किसकी बात कर रहे हैं, वो किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं क्या है, योग 48 है। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। क्या 8 से 48 में भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 7 और 5 12, 12 से 48 में भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 6 और 2 कितने हो गए, 8, 8 से आप 48 में डिवाइड कर सकते हो, ये भी जाता है। 5 और 2 7, 7 से 48 में भाग नहीं जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो इस अनुपात में आप नहीं बांट सकते। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोला किस अनुपात में नहीं बांटा जा सकता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2:5। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले सवाल पर। अब ये विभाज्यता की जांच पर सवाल है कुछ, कह रहे यदि दी गई संख्या 925x85 है, ठीक है, 925x85 और किससे भाग देना है भाई, 11 से भाग देना है। 11 से भाग देने का मतलब हो गया 5 + x + 2। तो ऊपर में अगर आप देखें तो ये हो गया आपके पास 5 और 2 7, 7 + x। ठीक है, एक तो ये आ गया। नीचे देखो 8 और 5 13, 13 और 9 कितने हो गए, 22। ठीक है, ये हो गए 22। इन दोनों के बीच का अंतर 11 से भाग जाने का मतलब हुआ इनके बीच का अंतर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 11 के पहाड़े भी चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर
x का मान 4 ले लेते हो तो 7 और 4 क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के 11 होगा। 11 और 22 में अंतर कितने का, 11 का, मतलब वो 11 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 4 हो जाएगी। तो 11 का नियम ये कहते हैं कि आप एक छोड़कर एक जोड़ो, ठीक है। अगर अंतर 0 या 11 आ जाए तो वो 11 से भाग जाएगा, ठीक है। आइए मूव करते हैं सवाल नंबर 34 पर, 34 पर। कह रहे वह सबसे बड़ी संख्या जिसको 4 से भाग दिया जा सके, ठीक है। क्या करेंगे हम, 4 से भाग जाने के लिए आखिरी के 2 डिजिट को देखना पड़ता है, अंतिम 2 अंक को देखना है आपको। तो अंतिम 2 अंक को देखने का मतलब हो गया, और बोला क्या है, वो सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या इन चारों में से कौन है, 9 है। अगर आप यहाँ 9 रखते हो 94, क्या 94 में 4 से भाग जाता है, क्या नहीं जाता ना, तो ये आंसर हो नहीं सकता। बच्चा क्या, इसके बाद सेकेंड बड़ी संख्या कौन है, 8 है। अगर 8 रखेंगे 84 होगा, 84 में 4 से भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगले सेशन में मैं फिर आपके लिए बहुत अच्छे से सवाल लेकर के आऊंगा। तो ऐसे ये सेशन चलता रहेगा टिल योर एग्जाम। अब ये कह रहा है बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए ताकि 8 से विभाजित हो। अब 8 से भाग देना है भाई बड़ी संख्या। 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है आखिरी के 3 डिजिट में 8 से भाग जाना चाहिए। तो आखिरी के 2 अंक तो दे रखा है, कितना, 48। अब आप देखो, अगर 9 ले तो बड़ी संख्या, अगर आप यहाँ 9 रखते हैं तो ये 8 से भाग नहीं जाएगा, चेक करके देख लो आप। अगर आप यहाँ 8 रखते हो तब जाकर के ये 8 से भाग जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 8 रख सकते हैं। इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, कर यदि 9 अंकों की संख्या ये है और 99 से विभाजित है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। अब ये 99 के केस में ध्यान ये रखना है कि 708, फिर x है, 6 है, y है, 8 है, 2 है और 9 है। अच्छा जेड कहाँ है भाई, x y और जेड, इन्होंने जेड तो लिखा ही नहीं कहीं पर, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा डाउट है कि जेड अभी इसने कहाँ पर रखा है, बट मैं आपको नियम समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर जेड है, सपोज दैट, ठीक है ना। तो 99 का नियम क्या कहता है, 99 से भाग जाने का मतलब है वो संख्या 9 से भाग जाना चाहिए और किससे भाग जाना चाहिए, 11 से भाग जाना चाहिए। 9 से भी और 11 से भी। अब आप 9 के लिए नियम पता है आपको, 9 के लिए क्या करना है आपको, सभी अंकों को जोड़ करके देखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो 9 का नियम क्या कहता है, 8 और 7 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 और 2 31, है ना। 10 6 16, 8 24, 7 31, ठीक है। तो 31 तो ये हो गए, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो यानी कि आप इन तीनों का मान क्या ले सकते हैं, आप इन तीनों का मान, अगर 31 है तो इन तीनों का मान अगर 5 हुआ तो 31 और 5 कितने हो गए, 36, तो वो 9 से भाग चला जाएगा। अगर आप इन तीनों का मान अगर आप 14 लेते हैं सपोज दैट, तो 31 और 14 कितने हो गए, तो आपका आंसर ये 45 होता है, और 45 में भी 9 से भाग जाता है। तो इन तीनों की वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो इसको मैं अगले सेशन में इस तरह के और सवाल लेकर के आ जाऊंगा, इस तरह का सवाल को और प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप ये जान लो 9 का नियम, 11 का नियम मैंने आपको बता दिया, एक छोड़कर एक जोड़ना होता है और अंतर देखना होता है, ठीक है। आइए मूव करते हैं अगले सवाल पर। अब कह रहा है कि किससे जो स्टार है वहां पर क्या रखें जो 11 से विभाजित होगा। इस तरह के सवाल भी अभी आपको मैंने कराए, ठीक है, 11 वाले केस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा 9 4 स्टार 2 3 5 7, ठीक है। एक छोड़कर एक जोड़ भाई, 7 और 3 10, 10 और ये x और 9, 10 और 9 कितने हो गए, 19 प्लस x, तो ये हो गया। इधर चलेंगे 5 और 2 7, 7 और 4 11 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 11 है, इसको क्या बना दे हम लोग, 22 बना दे, तभी तो अंतर 11 का आएगा। तो 22 बनाने के लिए x का मान क्या लेना पड़ेगा आपको, 3 लेना पड़ेगा, खाली स्थान पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये 7 11 और 13 से विभाज्य है,
तो 7, 11 और 13 से विभाजित होने का मतलब ये होता है कि आपके पास ये नंबर है 5z 3x 4 और y। ठीक है, यहां पर आप ध्यान देना, अगर इन तीनों का और इस तीनों का अंतर 0 आ जाए तो वो हमेशा 7, 11 और 13 से विभाजित होगा। इन तीनों का और इन तीनों का अंतर क्या आ जाए, 0। तो क्या अगर मैं z का मान 4 ले लूं, देखो z का मान क्या ले लूं मैं 4, y का मान क्या ले लूं 3, y का मान कितना ले लूं 3, और x का मान क्या ले लूं, x का मान ले लूं 5। ठीक है, देखो अगर आप ये रखते हो वैल्यू, जैसे 5 है, z की जगह हमने क्या लिया 4 लिया और 3 यहाँ पर है, फिर x की जगह क्या लिया 5 लिया, फिर 4 है, और y की जगह क्या लिया आपने 3 लिया। ठीक है, देखो 543 543 हो गया क्या। अगर इन दोनों के बीच का अंतर अगर 0 आ गया, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा 0। 543 में 543 घटाएंगे 0 आएगा। जब भी 0 आ जाता है ना तो 7, 11 और 13 से भाग चला जाता है। तो एक्स वाई जेड का मान क्या हो गया 4, 3, 7 और 5 12, कितना दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 4, 3, 7 और 5 12। तो इस सॉरी माइनस जेड है, ध्यान रखना ये हिंदी में क्या है माइनस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, और इंग्लिश में सही एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक्स हो गया आपके पास 5, वाई हो गया 3, 5 3 8 और माइनस 4। 8 में 4 घटाएंगे क्या होगा, इसका सही आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये सवाल था। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखना, बहुत मजेदार सवाल था ये। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। अब 6 से विभाजित करने के लिए आपको क्या करना होगा, 6 विभाजित करने के लिए आपको k का मान बताना है। ठीक है, दो दो जगह k है, आपसे कह रहा है कि 7 2 k 4 6 0 k। ठीक है, 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित होने का मतलब हो गया 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, और 2 से विभाजित होने का मतलब है यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, या क्या होगा 8 होगा। ठीक है, k का मान क्या होना चाहिए 0 2 4 6 या 8। तो यहाँ पर ये 7 तो हो नहीं सकता, पहली चीज ये भी हो नहीं सकता। ठीक है, अपने पास बचे हैं 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन के लिए अगर 4 मान लो, एक पल के लिए लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो क्या होगा 4 और 6 4 10, 4 14 14, फिर से यहाँ 4 लेंगे, 14 4 18, 2 20 और 7 27। ठीक है, तो ये 27 आ रहा है, मतलब वो 3 से भाग चला जाएगा। 4 लेने पर 3 से भाग तो जा रहा है, लेकिन क्या 8 लेने पर जा रहा है क्या, देखो तो 8 अगर यहाँ रखते हो तो 8 6 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 और 2 26 और 2 28, 28 और 7 35, 35 में 3 से भाग नहीं जाता, मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह से घुमावदार सवाल भी वो आपसे कर सकते हैं, लेकिन आपको रेडी रहना, क्योंकि 6 का नियम है, हर किसी को पता है कि वो संख्या 2 से भाग जाना चाहिए, और किसे जाना चाहिए 3 से भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए मूव करते हैं एक और सवाल, सवाल नंबर 40। ये देखिए केवीएस पीआरटी में पूछा गया सवाल है 2023 का। ठीक है, कह रहे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 64 से पूर्णतया विभाजित हो, 64 से विभाजित हो। 64 से विभाजित होने का मतलब है कि वो संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है ना, तो 8 से विभाजित होने का मतलब है, क्या ये 8 से विभाजित हो रहा 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 है। अगर आप देखेंगे तो ये 8 से विभाजित नहीं होगा, ये भी 8 से 88 4 92 नहीं, 8 से ये भी विभाजित नहीं होगा। 8 का नियम क्या कहता है, आखिरी के 3 डिजिट को देखना है ना। अगर आप इसको देखें 94, 8 से ये भी विभाजित नहीं होगा। अगर आप इसको देखें तो 8 से कौन विभाजित हो रहा है, ए हो रहा है। तो 64 से भाग जाने का मतलब है वो 8 से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए मूव करते हैं अगले सवाल। देखो ये केवीएस पीआरटी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपके पास 41। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ा ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके पीआरटी में पूछा गया, 2023 में पूछा गया हुआ सवाल है। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो 1/6 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 3, 2 गुना 3 करने पर क्या आता है 6, प्लस 12 के लिए 3 इंटू 4, ये एक पैटर्न में है ये सवाल। इधर क्या हो जाएगा 4 इंटू 5, ये चलता रहेगा, ठीक है। और लास्ट में 56 है, 56 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 8, 8 से 56 होता है, 7 इंटू क्या हो जाएगा 8, ठीक है। इस तरह से पैटर्न में चलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 1 का है। तो आप आगे में क्या लिखेंगे 1/1, फिर क्या करना है आपको, ये फर्स्ट वाला नंबर ले लेना है 1/2 ले लेना है, माइनस लास्ट वाला ले लेना है कितना 1/8 ले लेना है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, 8 में 4, 4 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 3, 3/8 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे सवाल में बहुत आनंद आया होगा, बहुत मजा आया होगा। ऐसे मैं फिर से आपसे अगले सेशन में जोड़ता हूं कुछ नए सवालों के साथ। तब तक आप ये 40-41 सवाल का आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करें। मैं ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सवाल आए, क्या क्या वो पूछ सकते हैं, वो सब लेकर के आपके सामने आऊंगा। यानी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है आपकी। तो मैथ से बिल्कुल डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। मानते हैं कि आप सब बहुत ज्यादा लोग स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो आर्ट्स वालों के लिए मैथ्स बहुत बड़ा सरदर्द होता है, लेकिन आपको इस सरदर्द से पार पाना है। बात है नौकरी की, ठीक है, बात है सरकारी नौकरी की, जहां पे आपकी जीवन जो है बहुत स्टेबल हो जाती है सरकारी नौकरी के बाद। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं डरना है और 20 में से टारगेट करना है कि 20 आउट ऑफ 20 सही करना, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट की कोई गारंटी नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक इसका रिविजन आप करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।